कहानी की शुरुआत साल 1945 के उस दौर से होती है जब दूसरे विश्व युद्ध की आग में पूरा जापान झुलस रहा। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों के बीच हमें एक कामिकेज़ पायलट ryunosuke कामिकी दिखाई देता है। कामिकेज़ पायलट यानी वो सिपाही जिनका मकसद ही दुश्मन के जहाज से टकराकर खुद को कुर्बान कर देना था। लेकिन कामिकी के इरादे कुछ और ही थे। जब उसे अपने देश के लिए क्रैश और एक्सप्लोड होकर मरने का ऑर्डर मिलता है तो अचानक उसका प्लेन रहस्यमयी तरीके से मुड़ जाता है और युद्ध के मैदान से मीलों दूर ओडो आइलैंड के एक जापानी आउटपोस्ट पर सुरक्षित लैंड कर जाता है। कामिकी बाहर निकलता है और वहां मौजूद सैनिकों से बड़े ही अजीब ढंग से कहता है, अरे भाइयों, मेरे प्लेन में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मैं उस टकराव और मर जाओ वाले बटन को दबाने वाला था, ये प्लेन खुद ब खुद मुड़ गया और मुझे यहाँ ले आया। वो कंधे उचकाता है जैसे उसे इस बात का कोई मलाल ना हो कि वो एक भगोड़ा है। उसे लगता है कि वो इस सुरक्षित और खतरे से खाली आइलैंड पर आराम से वक्त गुजार लेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि कामिकी अपनी सुरक्षित वापसी का जश्न मना पाता, अचानक समुद्र की लहरों में हलचल तेज हो जाती है। बिना किसी चेतावनी या धीमी आहट के पानी के भीतर से एक 30 फीट ऊंचा विशालकाय छिपकली जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और आइलैंड पर मौजूद हर चीज को पैरों तले कुचलना शुरू कर देता है। ये गॉडजिला था जिसने अपनी पहली ही एंट्री में तबाही मचा दी। वहां का बेस कमांडर मुनेटाका आओकी हक्का बक्का रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसे उम्मीद थी कि मॉन्स्टर के आने से पहले थोड़ा सस्पेंस और ड्रामा होगा, लेकिन यहाँ तो गॉडजिला सीधे सामने आ खड़ा हुआ। आओकी अपनी हिम्मत जुटाता है और कामिकी को आदेश देता है कि फौरन अपने प्लेन में वापस जाओ और अपनी गन से इस शैतान को खत्म करो। कामिकी हिचकिचाता है, उसे लगता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन वो डरते डरते अपने प्लेन में बैठ जाता है। तभी एक अजीब वाक्या होता है। गॉडजिला खुद झुककर प्लेन की गन की नली में झांकने लगता है, जैसे पूछ रहा हो, भाई ये कौन सा खिलौना है। कामिकी के पास सुनहरा मौका था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो झूठ बोल देता है कि ट्रिगर जाम हो गया है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। गॉडजिला गुस्से में आकर प्लेन को चबा डालता है, जिससे एक भयंकर धमाका होता है। उस धमाके की लहर से कामिकी दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, कामिकी और कमांडर आओकी। बाकी सब गॉडजिला का निवाला बन चुके थे। आओकी नफरत भरी नजरों से कामिकी को देखता है और उसे मरे हुए सैनिकों की कुछ तस्वीरें थमाता है ताकि वो अपनी बुजदिली को कभी भूल न सके। कामिकी उन तस्वीरों को ऐसे पकड़ता है जैसे वो कोई ताश के पत्तों का कलेक्शन हो, जिससे आओकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। युद्ध खत्म होता है और जापान सरेंडर कर देता है। कामिकी जब अपने घर टोक्यो लौटता है तो वहां खुशियों के बजाय सिर्फ खंडहर और राख मिलती है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता भी मारे जा चुके हैं। वो अपनी किस्मत पर रोता है कि आखिर हर कोई मरने में उससे बेहतर कैसे है। उसकी पड़ोसिन साकुरा अंडो उसे देखते ही आग बबूला हो जाती है। वो उसे ताना मारती है कि अगर वो युद्ध में शहीद हो गया होता तो शायद उसके माता पिता को कम दुख होता। साकुरा के लिए कामिकी की जान की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि उसकी नजर में वो सिर्फ एक कायर था जो अपनी जिम्मेदारी से भाग आया था। टोक्यो की तबाह गलियों में कामिकी अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत उसे चैन से बैठने देने वाली नहीं थी। एक दिन बाजार में अचानक भगदड़ मच जाती है। एक औरत जो पुलिस से भाग रही थी, अचानक कामिकी की बाहों में एक छोटा सा बच्चा थमा देती है और ओझल हो जाती है। कामिकी हैरान रह जाता है। इसे रिवर्स चोरी कहें या बदकिस्मती, वो वहीं खड़ा इंतजार करता है कि शायद कोई पुलिस वाला या वो औरत वापस आए, लेकिन कोई नहीं आता। गुस्से और हताशा में कामिकी उस बच्चे को लात मारकर फेंकने ही वाला होता है, तभी वो औरत जिसका नाम मिनामी हमाबे था वापस प्रकट होती है। मिनामी उसे बताती है कि अब वो और ये बच्चा कामिकी के साथ ही रहेंगे। कामिकी मना तो करता है, लेकिन उसका दिल पसीज जाता है और वो उन्हें अपने टूटे फूटे घर में पनाह दे देता है। उसकी पड़ोसी साकुरा, जो पहले उसे कायर कह रही थी, अब अचानक नरम पड़ जाती है और उन्हें खाना और बच्चे के लिए दवाइयां देने लगती है। धीरे धीरे ये 3 अजनबी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और एक बेहतर भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। वक्त गुजरता है और साल 1947 आ जाता है। कामिकी को माइन स्वीपर की नौकरी मिल जाती है, जिसका काम समुद्र में बिछी हुई बारूदी सुरंगों को हटाना था। ये काम बेहद खतरनाक था, लेकिन इसमें पैसा अच्छा मिल रहा था। कामिकी की मुलाकात अपनी नई टीम से होती है, जिसमें कैप्टन कुरानोसुके सासाकी, द डॉग हिदेताका और द किड यूकी शामिल थे। उनका जहाज लकड़ी का बना था ताकि वो मैग्नेटिक माइंस की चपेट में न आए। कैप्टन कामिकी से मजाक में पूछते हैं कि उसे बंदूक चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर कामिकी कायरता के अपने पुराने घावों को याद कर थोड़ा सकपका जाता है। एक दिन जब कामिकी घर लौटता है तो वो देखता है
कि मिनामी ने बिजनेस सूट पहन रखा है। उसने गिंजा डिस्ट्रिक्ट में नौकरी ढूंढ ली थी। कामिकी को डर था कि ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी और उसका डर सच साबित हुआ। मई 1947 में जब कामिकी का जहाज समुद्र के बीच एक तबाह अमेरिकी जंगी जहाज की जांच कर रहा था, तभी लहरों को चीरते हुए वही पुरानी दहशत वापस आती है। लेकिन इस बार गॉडजिला पहले से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक हो चुका था। गॉडजिला ने आते ही दूसरे जहाज को तिनके की तरह चबा डाला। हिदेताका चिल्लाकर कहता है कि ये अमेरिकी परमाणु परीक्षणों का नतीजा है जिसने इस जीव को म्यूटेंट बना दिया है। कामिकी को उम्मीद थी कि शायद अमेरिकी सेना उनकी मदद के लिए आएगी, लेकिन हिदेताका उसे हकीकत का आईना दिखाता है कि शीत युद्ध की राजनीति की वजह से जापान अब बिल्कुल अकेला है। अब इस लकड़ी की छोटी सी नाव और कुछ पुरानी बारूदी सुरंगों के भरोसे उन्हें उस विशाल राक्षस का सामना करना था जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। समुद्र की लहरों के बीच फंसी उस छोटी सी लकड़ी की नाव के लिए काल सामने खड़ा था। गॉडजिला अब कोई मामूली जीव नहीं बल्कि परमाणु परीक्षणों की आग से जन्मा एक दैत्य बन चुका था, जो जख्म मिलने पर खुद को वुल्वरीन की तरह हील कर सकता था। कैप्टन सासाकी जानते थे कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने खतरनाक दांव खेला। उन्होंने समुद्र में माइन छोड़ी, लेकिन गॉडजिला पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी कामिकी के अंदर का सिपाही जाग उठा। उसने अपनी पुरानी बुजदिली को पीछे छोड़ते हुए जहाज की गन से गॉडजिला पर सीधा हमला कर दिया। जब गोलियों से भी बात नहीं बनी तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया, गॉडजिला के मुंह में माइन डालकर उसे उड़ाना। धमाका इतना जोरदार था कि गॉडजिला के चेहरे का आधा हिस्सा उड़ गया। चालक दल को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उनकी खुशी चंद पलों की थी। उनकी आंखों के सामने गॉडजिला का मांस दोबारा जुड़ने लगा और वो फिर से पहले जैसा सलामत हो गया। ठीक उसी वक्त जापानी भारी क्रूजर ताकाओ वहां पहुंचता है, लेकिन गॉडजिला ने अपनी असली ताकत का मुजाहरा किया। उसने एक भयानक एनर्जी बीम छोड़ी जिससे पूरा का पूरा जंगी जहाज पल भर में राख के ढेर में बदल गया। धमाके की लहर इतनी तेज थी कि कामिकी एक बार फिर बेहोश हो गया। जब कामिकी को होश आया तो वो अपने घर पर था। हार और डर ने उसे तोड़ दिया था। उसने मिनामी को अपनी जिंदगी का वो काला सच बताया जिसे वो अब तक छुपा रहा था, कि वो युद्ध से भागा हुआ एक भगोड़ा है। उसने वो तस्वीरें दिखाई जो उसे ओडो आइलैंड के मरे हुए साथियों की याद दिलाती थीं। उसे लगा कि मिनामी उसे दुत्कार देगी, लेकिन मिनामी ने उसे समझाया कि जिंदा रहना कोई गुनाह नहीं है बल्कि एक मौका है। कामिकी को पहली बार महसूस हुआ कि उसके पास जीने की एक वजह है, उसका ये फाउंड फैमिली। लेकिन किस्मत को ये सुकून मंजूर नहीं था। मिनामी अपने काम के लिए टोक्यो के गिंजा डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, गॉडजिला टोक्यो की गलियों में तबाही मचाते हुए दाखिल होता है। गॉडजिला अब किसी का रक्षक नहीं बल्कि विनाश का प्रतीक था। उसने मिनामी की ट्रेन को खिलौने की तरह कुचल दिया। टोक्यो के आसमान में धुएं और चीखों का गुबार था। गॉडजिला अब टोक्यो की सीमा में दाखिल हो चुका था और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खूंखार और बेरहम था। उसने आते ही टोक्यो के सबसे पॉश इलाके गिंजा को अपना निशाना बनाया। शहर की ऊंची इमारतें उसके सामने माचिस की डिब्बियों जैसी लग रही थीं। वहां मौजूद टीवी क्रू और पत्रकार अपनी जान हथेली पर लेकर छत पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन गॉडजिला ने एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग को मलबे के ढेर में बदल दिया। मिनामी, जो उसी इलाके में नौकरी कर रही थी, अपनी जान बचाने के लिए भागती है। कामिकी पागलों की तरह उसे भीड़ में तलाशता है। अचानक उसे मिनामी दिख जाती है। उसे लगता है कि शायद आज वो उसे बचाकर अपने पुराने सारे पाप धो लेगा, लेकिन गॉडजिला ने अपनी विनाशकारी एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पीठ की चमकीली नीली हड्डियों को चार्ज करना शुरू कर दिया। जैसे ही गॉडजिला ने हमला किया, एक भयंकर परमाणु विस्फोट हुआ जिसकी झटके की लहर पूरे शहर को निगलने लगी। कामिकी ने मिनामी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मिनामी ने उसे बचाने के लिए आखिरी वक्त पर उसे एक सुरक्षित गली में धक्का दे दिया। अगले ही पल वो विनाशकारी लहर मिनामी को अपने साथ उड़ा ले गई। कामिकी बेबस होकर देखता रह गया। उसके पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि गॉडजिला ने उससे वो सब कुछ छीन लिया था जिसे उसने बड़ी मुश्किल से सहेजा था। लेकिन टोक्यो की इस बर्बादी ने कामिकी के अंदर के डर को अब प्रतिशोध की आग में बदल दिया था। सरकार ने तो घुटने टेक दिए थे, लेकिन पूर्व नौसेना के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिटीजन लीग बनाई ताकि वे अपने दम पर इस राक्षस का अंत कर सकें। वैज्ञानिक हिदेताका ने एक अजीब और अनोखा प्लान बनाया। गॉडजिला को समुद्र के गहरे हिस्से में ले जाकर उसे फ्रेऑन गैस के बुलबुलों में फंसाकर नीचे डुबोना, ताकि पानी के दबाव में बदलाव से उसका शरीर फट जाए और फिर अचानक गुब्बारों की मदद से उसे वापस ऊपर खींचना। लेकिन कामिकी जानता था कि ये काफी नहीं होगा। उसने एक और भी ज्यादा खतरनाक योजना सुझाई, गॉडजिला के मुंह के अंदर धमाका करना। मिनामी को खोने के बाद कामिकी अब वो इंसान नहीं रहा था जो मौत से डरकर भागा करता था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय गॉडजिला से लिए जाने वाले बदले के। उधर वैज्ञानिक हिदेताका और पूर्व नौसेना के जांबाजों ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि गॉडजिला को उस डेथ ट्रैप यानी मौत के जाल तक लाने के लिए
लिए एक चारे की जरूरत होगी जो उसे उकसा कर समुद्र के बीचों बीच ले जा सके। कामिकी इस खतरनाक मिशन के लिए खुद को पेश करता है। उसे एक विशेष प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान दिया जाता है जिसका डिजाइन बहुत ही अजीब और आधुनिक था। इसका प्रोपेलर पीछे की तरफ था। इस विमान को ठीक करने के लिए कामिकी अपने पुराने दुश्मन और ओडो आइलैंड के मैकेनिक मुनेताका आओकी के पास जाता है। आओकी पहले तो उसे देखते ही नफरत से भर जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कामिकी इस बार भागने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए तैयार है तो वो अपना पूरा हुनर उस विमान को तैयार करने में लगा देता है। आओकी विमान में भारी मात्रा में विस्फोटक भर देता है और कामिकी के कान में एक गुप्त बात कहता है जिसे वो एक सरप्राइज की तरह बचा कर रखता है। जैसे ही गॉडजिला टोक्यो की ओर दोबारा कदम बढ़ाता है, कामिकी अपने विमान के साथ आसमान में गरजता हुआ पहुंचता है। वो गॉडजिला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। गॉडजिला जो अब तक केवल बेबस लोगों को कुचल रहा था, इस नन्हे लेकिन आक्रामक विमान को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। कामिकी उसे खींचकर समुद्र के उसी सिंकी स्पॉट की ओर ले जाने लगता है जहां विनाश का जाल बिछाया गया था। समुद्र के बीचों बीच जहाजों का काफिला तैयार था। जैसे ही गॉडजिला सही जगह पर पहुंचता है, हिदेताका फ्रेयान गैस के टैंक खोल देता है। अचानक समुद्र का पानी अपना घनत्व यानी डेंसिटी खो देता है और गॉडजिला तेजी से गहराई में समाने लगता है। उसे 1500 फीट नीचे ले जाया जाता है जहां पानी का दबाव किसी भी जीव के चिथड़े उला सकता था। लेकिन क्या गॉडजिला इतना कमजोर था कि केवल डूबने से हार मान लेता? जैसे ही योजना का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश की जाती है, गॉडजिला अपनी अविश्वसनीय ताकत से उन रस्सियों और गुब्बारों को फाड़ देता है। अब सिटीजन लीग के पास कोई चारा नहीं बचा था। गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है, उसकी आंखें प्रतिशोध से लाल हैं और उसकी पीठ फिर से एटॉमिक ब्रीथ के लिए चमकने लगती है। अब केवल कामिकी और उसका विस्फोटक विमान ही आखिरी उम्मीद बचे थे। समुद्र की लहरों के बीच गॉडजिला अब अपनी चरम शक्ति पर था। सिटीजन लीग का प्रेशर ट्रैप उसे कमजोर तो कर चुका था, लेकिन खत्म नहीं। जैसे ही गॉडजिला ने अपना विशाल मुंह खोला और उसके शरीर से वो घातक नीली रोशनी फूटने लगी, सबको लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी बादलों को चीरता हुआ कामिकी का लड़ाकू विमान एक आखिरी बार नजर आया। कामिकी ने अपनी पूरी रफ्तार गॉडजिला के खुले हुए जबड़े की ओर मोड़ दी। उसे अपने पुराने साथियों के चेहरे और मिनामी की वो आखिरी मुस्कान याद आ रही थी। ठीक उसी पल जब विमान गॉडजिला के करीब था, कामिकी ने वो जादुई लीवर खींचा जिसके बारे में आओकी ने उसे बताया था। विमान में एक इजेक्टर सीट लगी थी। कामिकी विमान से बाहर निकला और पैराशूट के जरिए सुरक्षित दूर गिरने लगा, जबकि उसका विस्फोटक से लदा विमान सीधे गॉडजिला के गले के अंदर जा घुसा। एक ऐसा धमाका हुआ जिसने समुद्र और आसमान को एक कर दिया। गॉडजिला की अपनी परमाणु ऊर्जा और विमान के विस्फोटकों ने मिलकर उसके शरीर को अंदर से फाड़ दिया। देखते ही देखते वो विशालकाय दैत्य राख के कणों में बदलकर समुद्र में समा गया। जापान की धरती पर पहली बार खौफ की दहाड़ नहीं बल्कि जीत का सन्नाटा छाया था। युद्ध और विनाश के इस लंबे सफर के बाद कामिकी वापस अपने घर पहुंचता है। वहां उसे एक टेलीग्राम मिलता है जो उसे एक अस्पताल बुलाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मिनामी जिंदा थी, हालांकि वो बुरी तरह घायल थी और उसके शरीर पर एक अजीब सा काला निशान जो शायद गॉडजिला के रेडिएशन का संकेत था। जापान अब राख से दोबारा खड़ा हो रहा था और इस बार कामिकी अकेला नहीं था।